सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम विवाह मुहूर्त अर्थात मैरिज की तिथि निकालने की जो प्रणाली है, जो टेक्निक है, उसके ऊपर एक ओवरऑल चर्चा एज पर नारद संहिता एंड वृद्ध वशिष्ठ संहिता करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक विवाह मुहूर्त। सबसे पहले देखते हैं कि हम ऑस्पिशियस ईयर एंड मंथ कैसे निकालें। एज पर विवाह प्रकरणम चैप्टर फ्रॉम नारद संहिता, इसके अगर श्लोका नंबर 1 को देखें तो क्या लिखा गया है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो लड़की होती है उसकी एज इवन एज होनी चाहिए, अर्थात 22, 24, 26, 28, 30 इस तरह। और लड़के का जो एज है वो एक ऑड एज होना चाहिए, अर्थात 25, 27, 29, 31 इस तरह का। फिर श्लोका नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि अगर हम मैरिज के मंथ निकालें तो कौन से महीने में मैरिज करना शुभदायक होता है, उसके ऊपर जानकारी दी गई है। तो ये लिखा गया है कि माघ महीना जो कि मिड जनवरी से लेकर शुरू होता है 30 दिन का, उसमें जो मैरिज होती है वो एक्सीलेंट क्वालिटी की रहती है। फिर फाल्गुन महीना जो कि फरवरी के मिड से शुरू होता है, वो भी 30 दिन तक रहता है, वो भी एक एक्सीलेंट क्वालिटी का महीना रहता है। फिर आता है वैशाख के महीना जो कि मिड ऑफ अप्रैल शुरू होता है, वो भी 31 दिन तक रहता है और वो भी एक्सीलेंट क्वालिटी का रहता है। फिर आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीना मई के मिड से शुरू होता है और ये 31 दिन का रहता है और इसमें भी मैरिज जो है वो एक्सीलेंट क्वालिटी की रहती है। फिर आती है कार्तिक महीना जो कि अक्टूबर के मिड से शुरू होता है, स्पैन है इसका 30 डिग्री का, और क्वालिटी जो है इसमें ये मीडियम क्वालिटी का मैरिज देता है। और मार्गशीर महीने की अगर बात करें तो ये नवंबर के मिड से शुरू होता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 30 दिन का रहता है और ये भी मीडियम क्वालिटी का मैरिज देता है। यहाँ पे जो 6 महीने दिए गए हैं, इन 6 महीनों को छोड़ के बाकी किसी महीने में मैरिज करना इतना ऑस्पिशियस माना नहीं गया है एज पर नारद संहिता। अब हम देखते हैं ऑस्पिशियस तिथि एंड वार। ये हम विवाह अध्याय चैप्टर फ्रॉम वृद्ध वशिष्ठ संहिता उसके रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लोका नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मैरिज के लिए जो ऑस्पिशियस तिथियां हैं वो शुक्ल पक्ष के द्वितीया से लेके कृष्ण पक्ष के 10वीं तक हैं। और ये जो शुक्ल पक्ष के द्वितीया से कृष्ण पक्ष के 10वीं तक है, इसके अंदर अष्टमी, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी जो है ये तिथियां फॉरबिडन है, अशुभदायक है मैरिज के लिए। फिर श्लोका नंबर 5 में क्या लिखा गया है कि अगर हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों को कंपेयर करें तो शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, ये मैरिज के लिए एक्सीलेंट टाइमिंग रहता है। अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो जो तिथियां अमावस्या के आसपास की तिथियां हैं उन वाले तिथियों में मैरिज करना अशुभदायक रहता है। अब श्लोका नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे वार के बारे में दिया गया है। एज पर वृद्ध वशिष्ठ संहिता सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन सब वारों में मैरिज करना बहुत ही शुभदायक रहता है। शनिवार एवं रविवार इन दोनों वार में अगर आप मैरिज करते हैं तो वो मध्यम शुभप्रद रहता है। और अगर आप ट्यूसडे को शादी करते हैं तो ये बहुत ही अशुभदायी रहता है। इसीलिए जो कोई मैरिज की तिथि अगर मंगलवार को आ जाए तो उसको रिजेक्ट करना ही श्रेयस्कर रहेगा। फिर ये लिखा गया है कि त्रयोदशी तिथि और सप्तमी तिथि इनका जो प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें मैरिज करना मना है। अब श्लोका नंबर 7 में ऑस्पिशियस नक्षत्र के बारे में दिया गया है, अर्थात जिस दिन आपकी मैरिज की तिथि है उस दिन अगर चंद्रमा गोचर में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद, मूल, मघा, रेवती, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिर, हस्ता या फिर स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहा होगा तो उस केस में वो जो मैरिज होती है वो एक्सीलेंट क्वालिटी की रहती है। अब देखते हैं कुछ फॉरबिडन पीरियड, अर्थात कुछ ऐसे पीरियड जिसमें मैरिज करना सख्त मना है। एज पर विवाह प्रकरणम चैप्टर फ्रॉम नारद संहिता। अब श्लोका नंबर 3 को देखिए,
यहाँ पे ये लिखा गया है कि सूर्य जब आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा या फिर स्वाति नक्षत्र में गोचर करे तो उस फेज में मैरिज करना शक्त मना है। फिर श्लोक नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि गुरु और शुक्र इन दोनों ग्रह में से कोई भी एक अगर कंबस्ट हो जाए या फिर ये दोनों अपने इनिशियल डिग्रीज या फाइनल डिग्रीज में हो, अर्थात बाल्य या वृद्ध अवस्था में हो किसी राशि में, या फिर बृहस्पति अगर सिंह राशि से गोचर कर रहा हो या फिर अगर सिंह नवांश में भी हो, तो उस केस में मैरिज करना इन जनरल अशुभदायी होता है, इसीलिए इस फेज को भी मना किया गया है। अब श्लोक नंबर 6 क्या है, देखिए एक है देवशयनी एकादशी जो कि है आषाढ़ शुक्ल एकादशी पे आती है, दूसरा है देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी पे आती है। ये देवशयनी एकादशी से शुरू करके देव उठानी एकादशी, ये जो पीरियड रहता है फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई टू मिड ऑफ नवंबर, इस फेज में भगवान विष्णु की शयन अवस्था रहता है। इसके वजह से इस फेज में कोई भी शुभ कार्य स्पेशली मैरिज करना सख्त मना है। अब हम देखते हैं विवाह अध्याय फ्रॉम वृद्ध वशिष्ठ संहिता के श्लोक नंबर 15। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो वर कन्या शादी करने जा रहे हैं उनकी जो मैरिज की तिथि है वो जन्म मास, यहाँ पे हम जो महीना लेंगे वो हिंदू सिस्टम ऑफ मंथ है, ना कि अंग्रेजी सिस्टम। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जन्म महीना, फिर जन्म नक्षत्र, फिर क्षय तिथि, और आपका जन्म नक्षत्र जो होगा उस नक्षत्र से गिनती शुरू करके जो 23rd नक्षत्र आता है उस नक्षत्र को विनाशिक नक्षत्र बोलते हैं। तो जन्म मास, जन्म नक्षत्र, क्षय तिथि और विनाशिक नक्षत्र में अगर आपकी शादी होती है तो आपके मैरिड लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट विल बी लाइक अ ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। इसीलिए इन 4 पैरामीटर्स को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अब देखते हैं श्लोक नंबर 17। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो वर वधु अगर दोनों ज्येष्ठ संतान हो तो उस केस में ज्येष्ठ का जो महीना है उसमें शादी करना सख्त मना है। फिर ये लिखा गया है कि सर्वग्रास सूर्य या चंद्र ग्रहण हो तो उस केस में 7 रातों तक मैरिज परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिर अगर आपका सूर्य या चंद्र ग्रहण खंड ग्रास का हो तो उस केस में ग्रहण के बाद के 3.5 नाइट्स तक आपकी शादी ना करना ही बेटर रहेगा। अब लास्ट में ये लिखा गया है कि अगर किसी जगह पे भूकंप आई हुई होगी तो उस दिन से शुरू करके 7 रातों तक आपकी शादी करना अशुभदायी माना जाता है। अब हम देखते हैं रवि एंड गुरु शुद्धि क्या है। पहले देखते हैं विवाह प्रकरणम चैप्टर फ्रॉम नारद संहिता के 13th श्लोक। इसमें क्या लिखा गया है कि वर और वधु दोनों के केस में सूर्य और जुपिटर का गोचर विथ रेस्पेक्ट टू नेटल मून, अर्थात आपका जो जन्म राशि है, अर्थात चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में होता है उसको आपका जन्म राशि बोलते हैं। तो आपके चंद्र कुंडली के रेस्पेक्ट में सूर्य और बृहस्पति किन किन भावों में गति करते हैं मैरिज के वक्त, उससे रवि एंड गुरु शुद्धि का पता चलता है। अगर हम रवि शुद्धि की बात करें तो सूर्य अगर चंद्र कुंडली से 3रे, 6ठे, 10वें या 11वां प्लेस में अगर मूव करता हो एट द टाइम ऑफ मैरिज तो उस केस में वो शुद्ध माना जाता है। अगर बृहस्पति की बात करें तो वो अगर चंद्र कुंडली के 2nd, 5th, 7th, 9th या 11th भाव से गोचर कर रहा हो ड्यूरिंग द मैरिज तो उस केस में जुपिटर को भी शुद्ध माना जाता है। फिर एज पर विवाह अध्याय फ्रॉम वृद्ध वशिष्ठ संहिता, अगर आपके मैरिज के वक्त सूर्य या बृहस्पति चंद्र कुंडली के 8म या 12th भाव से गोचर कर रहे हो एट द टाइम ऑफ मैरिज तो उस केस में वो बहुत ही इनऑस्पिशियस फेज रहता है। इसीलिए जिन किन्हीं के केस में मैरिज के टाइम पे रवि एंड गुरु शुद्धि की एब्सेंस होगी या फिर सन एंड जुपिटर
चंद्र कुंडली के अष्टम या द्वादश भाव से गोचर कर रहे होंगे तो उस केस में आपको मैरिज से पहले उनकी शांति पूजा करवानी होगी, फिर जाके आपको मैरिज को प्रोसीड करना चाहिए। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ गंडांत। सबसे पहले देखते हैं तिथि गंडांत। तो देखिए, पूर्णा तिथि और नंदा तिथि का जो संधि पीरियड है उसका जो 48 मिनट्स अर्थात पूर्णिमा के अंत के 24 मिनट और प्रतिपदा तिथि के बिगिनिंग के 24 मिनट, ये जो 24 मिलाकर जो 48 मिनट्स का पीरियड है उसको तिथि गंडांत बोलते हैं। अब देखते हैं लग्न गंडांत क्या है। देखिए, मैरिज के वक्त जो लगन उदित है वो अगर कैंसर और लियो साइन का जंक्शन पॉइंट हो, या फिर स्कॉर्पियो सेजिटेरियस का जंक्शन पॉइंट हो, या फिर पाइसिस एंड एरीज साइन का अगर जंक्शन पॉइंट हो, तो उस केस में उसको लग्न गंडांत बोलते हैं। अब देखते हैं नक्षत्र गंडांत। देखिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के लास्ट 2 घटिया अर्थात लास्ट 48 मिनट्स एंड मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र के शुरुआती 2 घटिया अर्थात स्टार्टिंग के 48 मिनट्स जो रहता है, ये लॉन्गिट्यूड की बात बोल रहा हूं यहाँ पे, तो उस केस में उसको नक्षत्र गंडांत बोलते हैं। तो जिस दिन आपकी मैरिज हो रही है उस वक्त अगर तिथि गंडांत, लग्न गंडांत या नक्षत्र गंडांत, इन तीनों में से कोई भी एक गंडांत प्रेजेंट हो तो उस केस में आपकी टोटल मैरिटल हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी मैरिज की तिथि निर्णय किया जाता हो तो ये तीनों गंडांत से रहित आपकी तिथि होनी चाहिए। अब देखते हैं उसी नारद संहिता के विवाह प्रकरणम चैप्टर के श्लोक नंबर 42 एंड 43। यहाँ पे कर्तरी दोष के बारे में दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विवाह के वक्त जो लगन निर्णय हुआ है उसके अगर 12th हाउस में एक मार्गी पाप ग्रह बैठा हो और उस लगन के अगर सेकंड भाव में एक वक्री पाप ग्रह बैठा हो तो उस केस में लगन में कर्तरी दोष की फॉर्मेशन होती है। और जब कभी भी आपकी कुंडली में कर्तरी दोष की फॉर्मेशन हो जाए लगन पे तो उस केस में चाहे कोई भी अच्छा योग क्यों ना वहां पे प्रेजेंट हो किसी भी प्लैनेट के वजह से, ये सारे के सारे अच्छे गुण जो हैं उस लगन का समाप्त हो जाता है। एंड पोस्ट मैरिज आप डेथ लाइक सफरिंग के थ्रू भी गुजरना पड़ सकता है मैरिड लाइफ में अगर कर्तरी दोष ड्यूरिंग द मैरिज फॉर्मेशन हो जाए। अब हम देखते हैं चंद्रमा की अशुभता। चंद्रमा अगर मैरिज के लगन से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो उस केस में भी उस मैरिज के लगन को दोष युक्त माना जाता है। अगर मैरिज के वक्त उस दिन का चंद्रमा किसी भी नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो संग्रह दोष की फॉर्मेशन होता है, और अगर उस टाइम संग्रह दोष की फॉर्मेशन हो जाए तो उस केस में वो भी मैरिड लाइफ की सारी खुशियों को डिस्ट्रॉय करने में पूर्ण मात्रा में सक्षम है। अब श्लोक नंबर 47 to 49 देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज अगर ग्रह चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में हो तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर चंद्रमा के साथ सूर्य कंजंक्शन में रहा तो उस केस में मैरिज के बाद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर मंगल चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में रहा तो वो एक वर्स्ट कंडीशन है जिससे आपको बड़ी सारी बीमारियां और डेथ लाइक सफरिंग भी मिल सकता है। अगर मरकरी चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में रहे तो उस केस में चाइल्डलेसनेस अर्थात संतान सुख में कमी रह सकती है। अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो वो आपको मैरिज के बाद दुर्भाग्य ला देता है। अगर शुक्र चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो वो आपके शत्रुओं के द्वारा आपको बड़े सारे दुख दे सकता है। अगर शनि चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो वो मैरिटल हैप्पीनेस को समाप्त कर देता है जो कि संन्यास योग का फॉर्मेशन करता है। अगर राहु चंद्रमा के संस्पर्श में आ जाए तो उस केस में पति पत्नी में जिंदगी भर झगड़े होते रहते हैं और मेंटल पीस गायब हो जाता है। और अगर केतु चंद्रमा के संस्पर्श में आ जाए तो ये आपको एंडलेस पॉवर्टी और लाइफ लॉन्ग सफरिंग प्रदान करने में सक्षम है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 50 to 53। यहाँ पे लिखा गया है कि चंद्रमा को दोष कब लगता है। उसका सबसे पहला पॉइंट ये है
कि चंद्रमा अगर किन्हीं दो नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन में हो, या फिर अगर विवाह के दिन चंद्रमा नीच राशिस्थ हो जाए अर्थात स्कॉर्पियो साइन में आ जाए अपने जो डीप डेबिलिटेशन पॉइंट पे, या फिर चंद्रमा अगर उस दिन राहु के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो चंद्रमा को उस दिन सिवियर दोषग्रस्त माना जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो पोस्ट मैरिज कपल को डेथ लाइक सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। बट यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये चंद्रमा अगर एग्जॉल्टेड हो या फिर अपने कर्क राशि से गोचर कर रहा हो या फिर अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हो तो उस केस में ये जो दोष है वो नलीफाई हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 52 एंड 53 में ये लिखा गया है कि मैरिज के वक्त जो राशि लगन में उदित हो रहा है वो राशि अगर लड़का या लड़की इन दोनों में से किसी भी एक के अगर लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से अष्टम में लाए कर रहा हो तो उस केस में उस कपल के मैरिज के बाद उनको डेथ लाइक सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। और ये जो 8th हाउस वाला दोष है ये कुंडली के बहुत सारे बेनिफिक इफेक्ट्स को एक ही साथ डिस्ट्रॉय करने में बड़े मात्रा में सक्षम है। अब हम देखते हैं इनऑस्पिशियसनेस ऑफ मार्स अर्थात मार्स की अशुभता। एच पर विवाह अध्याय फ्रॉम वृद्ध वशिष्ठ संहिता, इसके अगर श्लोक नंबर 59, 60 एंड 61 को देखें कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मैरिज के वक्त अगर मंगल लगन में बैठा हो या फिर लगन से अष्टम में बैठा हो तो उस केस में वो मैरिज की सारी शुभता जो है सब कुछ समाप्त कर देता है। एंड इन दोनों प्लेसेस में से अगर मंगल अष्टम भाव में स्पेशली बैठ जाए ड्यूरिंग द मैरिज लगन तो उस केस में ये सबसे खराब प्लेसमेंट माना गया है, क्योंकि ये ब्राइड या ग्रूम में से किसी एक को भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम है आफ्टर मैरिज। अगर नेटिव की लॉन्जिविटी ज्यादा होगी दोनों की तो उस केस में 8th हाउस मार्स जो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज वो सेपरेशन की योग देने में बड़े मात्रा में सक्षम है। इसीलिए जब कभी मैरिज की लगन निकालना हो तो लगन में और अष्टम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज मंगल की गोचर नहीं होनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 62 एंड 63 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर मैरिज लगन के 6th हाउस में शुक्र बैठ जाता हो या फिर मैरिज के वक्त चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से अगर छठे भाव में शुक्र बैठ जाए तो ये बहुत ही ट्रबल मेकर बनता है। एंड मैरिज के बाद कपल के बीच बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक भी बनता है जिससे कि डेथ एंड सेपरेशन वाली जो सिचुएशन है वो भी उत्पन्न होने लगता है। अब देखते हैं ऑस्पिशियस प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स अर्थात ये जो ग्रह हैं उनके शुभ भाव कौन सा है ड्यूरिंग द मैरिज लगन। एच पर विवाह प्रकरणम चैप्टर फ्रॉम नारद संहिता अगर श्लोक नंबर 100, 101 एंड 102 देखें तो क्या लिखा गया है कि अगर मैरिज के वक्त जो लगन उदित हुआ है उससे तीसरे, छठे और 11वें भाव में सारे मेलिफिक प्लैनेट्स हो और चंद्रमा अगर छठा या 8वें भाव में ना बैठा हो उस मैरिज लगन का तो उस केस में वो मैरिज बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। फिर यहाँ पे यह लिखा गया है कि कोई भी प्लैनेट चाहे वो मेलिफिक हो या फिर बेनिफिक हो वो अगर मैरिज के लगन से पंचम, नवम, तृतीय, दशम या एकादश इन पांचों में से किसी एक भावों में प्लेस्ड हो तो उस केस में वो हमेशा अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। फिर यहाँ पे शुक्र के बारे में क्या लिखा गया है कि शुक्र अगर मैरिज लगन के जो 4 केंद्र हैं उनमें से 7वें भाव को छोड़ के बाकी जो 3 भाव रह गए उसमें अगर प्लेस्ड हो तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। फिर चंद्रमा के बारे में क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज अगर चंद्रमा विवाह के लगन से 2nd, 3rd, 4th, 5th, 9th, 10th या 11th हाउस से गोचर कर रहा हो तो वो भी आपको एक
ऑस्पिशियस मैरिज देने में सक्षम होता है। अब हम शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ मैरिज लग्न। देखिए यहाँ पे नारद संहिता के जो विवाह प्रकरणम चैप्टर है, इसका जो श्लोक नंबर 19 है, क्या लिखा गया है कि मैरिज के वक्त लगन में अगर चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर के जो राशियां हैं, अर्थात कैंसर साइन, लियो साइन, सजिटेरियस साइन एंड पाइसिस साइन, ये अगर हो तो उस केस में वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। इसी के साथ ये भी लिखा गया है कि बाकी के जो 4 प्लैनेट्स रहे, अर्थात शुक्र, बुध, शनि एंड मंगल, इनके जो राशियां हैं वो भी मैरिज के असेंडेंट में ऑस्पिशियस साबित हो सकते हैं अगर उसके जो राशि स्वामी है वो उस दिन पावरफुल बैठा हो तो। अब श्लोक नंबर 27 एंड 28 में क्या लिखा गया है कि मैरिज के वक्त जो लगन उदित हुआ है उसके स्वामी और लगन का जो नवांश है उसके स्वामी, ये दोनों अगर अपने रिस्पेक्टिव भावों को देखें या फिर लगन में या फिर लगन के नवांश में अगर नेचुरल बेनिफिट की प्रेजेंस हो या फिर इनकी दृष्टि हो तो उस केस में वो मैरिज बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है। फिर यह भी लिखा गया है कि मैरिज के लगन और उसका जो 7th हाउस में, इसमें अगर इनके स्वामियों की दृष्टि ना आए एंड इसी के साथ ही अगर किसी भी तरह का बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस ना रहे और सिर्फ मेलिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस हो लगन और उसके 7th हाउस में ड्यूरिंग द मैरिज, तो उस केस में वो बहुत ही इनऑस्पिशियस माना गया है, अर्थात खराब माना गया है। इसमें फर्दर ये भी लिखा गया है कि अगर आपका लगन अशुभ हो गया तो उस केस में मैरिज के बाद जो ग्रूम है, जो लड़का है, उसकी डेथ लाइक सफरिंग हो सकती है, या फिर अगर 7th भाव अशुभ हो गया ड्यूरिंग द मैरिज तो उस केस में जो लड़की है, जो ब्राइड है, उसके मैरिज के बाद डेथ लाइक सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं इसी इफेक्ट्स ऑफ मैरिज लगन के बारे में एच पर विवाह अध्याय फ्रॉम वृद्ध वशिष्ठ संहिता। इसके अगर श्लोक नंबर 85 को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमारा जो बर्थ एसेंडेंट है, जन्म लगन जिसको बोलते हैं, उसमें जो राशि है या फिर जन्म के वक्त चंद्रमा जिस राशि में है, ये दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर विवाह लगन के अष्टम में आ जाए या फिर आपके जन्म कुंडली का जो 8th लॉर्ड है वो अगर विवाह के वक्त लगन पे आ जाए तो उस केस में वो बहुत ही डिवास्टेटिंग रिजल्ट देता है आफ्टर मैरिज। फिर श्लोक नंबर 86 में क्या लिखा गया है कि मैरिज के वक्त जो लगन उदित हुआ है उसके अगर अष्टम भाव में जन्म नक्षत्र आ जाए या फिर आपका नेटल मून जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी अगर उसी अष्टम भाव में आ जाए, या फिर आपका जन्म लगन अर्थात एसेंडेंट का नवांश का स्वामी जो है वो भी अगर मैरिज के लगन के अष्टम में आ जाए तो उस केस में भी मैरिज जो है बहुत ही दुखदायी होता है। अब श्लोक नंबर 87 में क्या लिखा गया है कि ये जो मैरिज लगन का जो अष्टम भाव रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कैसे नलीफाई होता है कि अगर ऊपर के जो प्लैनेट्स दिए गए हैं जिनके मैरिज लगन के अष्टम भाव में बैठने से प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्लैनेट्स अगर मैरिज लगन के अष्टमेश जो हैं उसके स्वामी हो या फिर उसके स्वामी के मित्र हो तो उस केस में मैरिज लगन का जो अष्टम का जो दोष है वो नलीफाई हो जाता है। अब हम दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करते हैं जो कि है इफेक्ट्स ऑफ मैरिज नवांश। इसी वृद्ध वशिष्ठ संहिता का जो विवाह अध्याय है इसका श्लोक नंबर 48 एंड 49 को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूरिंग द मैरिज जो लगन उदित हुआ है उसका जो नवांश है वो अगर एरिस नवांश हो तो उस केस में मैरिज के बाद नेटिव के 2 स्पाउस हो सकते हैं, अर्थात या तो डिवोर्स के बाद कोई एक आ सकता है या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिर लिखा गया है कि मैरिज के वक्त अगर टॉरस नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में वो कपल को गुड मोरल वैल्यू प्रेजेंट करता है।
अगर जेमिनी नवांश हो तो उस केस में स्पाउस जो है वो धनवान बनती है और अच्छे संतानों को भी जन्म देने में सक्षम होती है। अगर कैंसर नवांश राइज हो रहा हो तो उस केस में वो एक बैड कैरेक्टर प्रेजेंट करता है वाइफ को। अगर लियो नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में जो स्पाउस होती है वो उसके इन लॉज के साथ रह नहीं पाती, वो अपने घर जाके रहती है। अगर कन्या लगन उदित हो रहा हो तो उस केस में जो स्पाउस है बहुत ही धनवान और ज्ञानवान रहती है। फिर अगर लिब्रा नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में जो स्पाउस होती है वो सारे सेक्टर में एक्सीलेंस रखती है। बट अगर स्कॉर्पियो नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में वाइफ जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस और वेरी लो मोरल वैल्यूज अपने साथ लेके आती है। अब श्लोक नंबर 50 एंड 51 में इसको फर्दर लिखा गया है कि अगर मैरिज के वक्त सेजिटेरियस साइन के फर्स्ट हाफ उदित हो रहा हो नवांश में तो उस केस में जो स्पाउस है वो बहुत ही धनवान रहती है। अगर सेकेंड हाफ ऑफ सेजिटेरियस नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में जो वाइफ है उसको अपने पति को छोड़ के दूसरे मेल मेंबर्स में भी इंटरेस्ट रह सकता है। अगर कैप्रिकॉर्न नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में जो वाइफ है वो अपने साथ दरिद्रता और लो मॉरल वैल्यूज लेके आती है। अगर एक्वेरियस नवांश उदित हो रहा हो तो उस केस में वाइफ हमेशा सेक्सुअल थॉट्स में डूबा रहता है जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में भी सक्षम होती है। और मैरिज के वक्त अगर पाइसेस नवांश उदित हो रहा हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट मेलिफिक नवांश में गिना जाता है ड्यूरिंग द मैरिज। ये कंप्लीट मैरिटल हैप्पीनेस, वेल्थ, चिल्ड्रन, ये सारा का सारा विनाश करने में सक्षम है अगर मैरिज के वक्त पाइसेस नवांश किसी और से उदित हो रहा हो तो। इसी विवाह अध्याय के श्लोक नंबर 52 एंड 53 में यह भी लिखा गया है कि मैरिज के वक्त जो लगन उदित हो रहा है उसका जो लास्ट नवांश है अर्थात लगन अगर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का अंदर हो तो उस केस में मैरिज नहीं करनी चाहिए। फिर यह भी लिखा गया है कि ये जो लास्ट नवांश है ये अगर वर्गोत्तम नवांश हो तो उस केस में ये जो मेलिफिक इफेक्ट है ये नलिफाई हो जाता है और ये वेल्थ एंड फॉर्च्यून नेटिव को प्रदान करता है। अब श्लोक नंबर 54 में क्या लिखा गया है कि हमने अभी जो नवांश दोष के बारे में पढ़ा ये वन ऑफ द मोस्ट मेलिफिक दोषों में गिना जाता है। अगर नवांश दोष मैरिज के वक्त प्रेजेंट हो तो वो दूसरे जो प्लैनेट, नक्षत्र, तिथि, वार जो शुभ प्रभाव है ये सारों को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से पोस्ट मैरिटल हैप्पीनेस आपको ज्यादा नहीं मिल पाता। अब फाइनली देखते हैं कैंसलेशन ऑफ मुहूर्त दोष। एज पर विवाह प्रकरणम चैप्टर फ्रॉम नारद संहिता अगर हम श्लोक नंबर 109 टू 112 देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सपोज आपके मुहूर्त में बड़े सारे दोष हैं मगर उस केस में अगर बृहस्पति, शुक्र, मरकरी इन तीनों में से कोई भी एक अगर मैरिज के वक्त जो लगन उदित हो रहा हो उससे अगर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो वो सारे के सारे जो दोष हैं उनमें से मैक्सिमम दोषों को समाप्त करने में सक्षम होता है। फिर यह भी लिखा गया है कि यही सेम रिजल्ट नेटिव को मिलता है अगर विवाह लगन से 11th हाउस में अगर सूर्य या चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो। और फाइनली ये लिखा गया है कि ये जो दोष कैंसलेशन के बारे में लिखा गया है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग अगर माने तो बृहस्पति अगर मैरिज लगन के केंद्र के जो 4 भाव हैं इनमें से किसी एक भाव में बैठ जाए तो वो ऑलमोस्ट सारा का सारा लगन के रिलेटेड जो मेलिफिक दोष है उसको नलिफाई करने में बड़ी मात्रा में सक्षम होता है। यहीं पे हमारी मैरिज मुहूर्त निर्णय के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन विथ रेफरेंस टू नारद संहिता एंड वृद्ध वशिष्ठ संहिता समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्कार।